हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स वीतिका। मैं हूं ऋतु शुक्ला। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आपकी टर्म 1 की डेट शीट आ चुकी है। सब लोगों ने वो डेट शीट डाउनलोड कर ली होगी और सारे बच्चे अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं भी आपके साथ हूं बराबर से, और आज आपके लिए चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स लेकर आई हूं। तो ये एग्जाम्पल 1 लिया है मैंने एनसीईआरटी का, जो आपको समझाऊंगी। पर इस पर आने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड जाननी है। तो सबसे पहले वो चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपसे अगर बात करूं सर्किल की, तो सर्किल क्या है? आपको पता है कि सर्किल क्या है? तो चलिए पहले हम कुछ बेसिक बातें इस चैप्टर से रिलेटेड जान लेते हैं, है ना। फिर आएंगे हम लोग अपने एग्जाम्पल पर। अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करती हूं तो वो कुछ ऐसा होगा। अब मैं अपनी गंदी ड्राइंग के लिए आप सभी से माफी मांगती हूँ, ठीक है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आपको एक आइडिया तो मैं दे ही रही हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए कोई सर्किल है और इसका ये रेडियस है, जो कि मैंने r एज्यूम कर लिया। रेडियस क्या है? r। अब यहाँ पर दो बातें जानने वाली हैं कि सबसे पहली बात ये कि एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या है? बच्चे को पता है क्या है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल तो हम सबको पता है। अब यहाँ पर एक दूसरा टर्म आएगा, पेरीमीटर। क्या आएगा? पेरीमीटर ऑफ सर्किल। अच्छा, अब आपको एक नए टर्म से भी मैं बता देती हूँ, अवेयर करा देती हूँ कि ये जो पेरीमीटर है ना, इसे और क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। अब ये इतने बड़े बड़े वर्ड्स तो हैं, पर ये है क्या एग्जैक्टली और ये हमें कैसे पता करना होता है, वो कौन बताएगा? अरे भाई, वो भी मैं ही बताऊंगी कि ये सरकमफेरेंस मेजर कैसे होती है या ये पेरीमीटर मेजर कैसे होती है। और ये एक्चुअली है क्या? देखो, ये क्या है? आउटर। जब आप इस सर्किल का आउटर साइड मेजर करते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका पेरीमीटर। जैसे हमने क्या पढ़ा था? हमने रेक्टेंगल पढ़ा था, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कैसे पता करते थे? ये x होता है तो ये भी x, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ है, जैसे ये y। अब हमें इसका अगर पेरीमीटर पता करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जो बाहर साइड में x है इसको काउंट करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या काउंट करेंगे? फिर हम y काउंट करेंगे। फिर हम ये वाला x जितने भी मीटर का होगा लेंथ वो काउंट करेंगे, और फिर हम ये y काउंट करेंगे। तो इस तरीके से ये 2x प्लस 2y और फिर ये 2x प्लस y, ये क्या है? ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया। अब यहाँ पर तो ये x और y के टर्म में था, जो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर क्या करना है? ये तो सर्किल की बात है, तो सर्किल में क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि ये एक बैंगल है, चूड़ी है, तो आप उस चूड़ी पर क्या रखेंगे? आप उस चूड़ी पर एक धागा रख लीजिए। उस धागे को आप चूड़ी पर रखते जाइए, और जितना बड़ा धागा आपको मिलेगा, ठीक है, वो धागे की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप उसे आप पेरीमीटर ऑफ बैंगल कह लीजिए, या आप उसे पेरीमीटर ऑफ सर्किल कह लीजिए, ठीक है। उस जो धागे की लंबाई निकलेगी वो ही पेरीमीटर ऑफ सर्किल होगा। पर अब क्या एग्जाम में हम धागा लेके जाएंगे या हमें कोई चूड़ी दी जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मैथमेटिकल टर्म में काउंट करेंगे। तो मैथमेटिकल टर्म में जो पेरीमीटर ऑफ सर्किल है वो क्या है? वो 2 पाई आर है। क्या है? 2 पाई आर है। तो समझ गए होंगे कि पेरीमीटर क्या है? जो आउटर बाउंड्री है, चाहे बैंगल की चाहे सर्किल की, वो क्या होगी? वो पेरीमीटर हो जाएगा। तो होपफुली आपको पेरीमीटर और एरिया दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। अब बात करते हैं पाई की। तो पाई क्या है? पाई की वैल्यू या तो आप 3.14 लेंगे, है ना, या आप पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि पाई की वैल्यू 22/7 है। अगर 22/7 कही जा रही है तो आप 22/7 लिखिए। अगर 3.14 कहा जा रहा है तो 3.14 लिखिए। अगर कुछ नहीं दिया जा रहा है तो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से काउंट करेंगे कि हमें क्या लिखना है। पाई का वैल्यू 22/7 लेना है या 3.14 लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं
देखिए अगर जैसे ये सर्किल है और मैंने ये एज्यूम कर लिया कि इस सर्किल का जो रेडियस है वो मैंने एज्यूम कर लिया कि 7 मीटर है, ठीक है। तो अभी आपसे अगर मैं ये कहती हूँ कि आपको इसका सरकमफेरेंस बताना है, ठीक है, सरकमफेरेंस की बात क्या हो रही है, यानी कि आपको इसका क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो आप पेरीमीटर बताने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहां पर 2 लिख लिया। अब आप पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, आपको दिख रहा है कि पाई की वैल्यू 7 है। अब आप पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, आपको ये दिख रहा है कि जो रेडियस है वो हमें 7 मिला है, और 7 किसका मल्टीपल है, 7 का तो है ही ना। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, और ये आपको 2 × 22 यानी कि 44 मीटर पेरीमीटर मिल गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, चेंज करके मैं क्या कर देती हूँ, लेट्स से कि ये जो आर की वैल्यू है वो 100 मीटर है, ठीक है। अब तो हो गया, रायता ही फैलना है यहाँ पे। अगर आपने पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया तो अब आप करते रहिए 100 को 7 से डिवाइड। अब यहाँ पर आपके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली पाई का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 3.14 रखिए। तो ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा 2 × 314, तो 2 4 = 8, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6, और ये आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो क्या नंबर्स वहां पर गिवन हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वैल्यू रखनी पड़ेगी, और अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे दी जाती है तो आपका काम सिंपल, फिर तो आपको कुछ एज्यूम ही नहीं करना। तो हमने एरिया और पेरीमीटर दोनों चीजें यहाँ पर समझ ली। अब चलते हैं हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। मजे मजे में पढ़ना है, ठीक है, रटना नहीं। तो देखिए ये हमको एग्जाम्पल नंबर 1 गिवन है, इसमें कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब क्या एक बात बताओ, आप लोग फेंसिंग समझते हैं, फेंसिंग क्या होता है, जैसे फेंसिंग क्या होता है, कभी आपने देखा है, मान लीजिए ये आपका एक फील्ड है, इसमें आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, है ना। अब होता क्या है, जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो इसमें जानवर भी आ जाते हैं, है ना। फील्ड में क्या होता है, जानवर आ जाते हैं। तो उन जानवरों को रोकने के लिए क्या किया गया, इस फील्ड के आसपास उन्होंने तारों वाली एक जाली लगा दी, है ना। तो ये जो जाली लगाई गई है ये क्या है, यही फेंसिंग कहलाती है। तो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पर इसमें फेंसिंग करानी है। मान लो ये फील्ड आपकी ही है ना, ये फील्ड किसी की है, मान लो किसी मोनू की है ये फील्ड, है ना। उसने कहा मुझे इसमें फेंसिंग करानी है, तो उसने जब फेंसिंग कराने के लिए लेबर बुलवाए तो लेबर्स ने क्या कहा, अच्छा ये फील्ड है, ठीक है, 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से हम आपसे 5280 रुपीज लेंगे, है ना। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि उसने आपसे 5280 रुपीज कॉस्ट किए, है ना। पर अब ये जो मिस्टर मोनू थे ये परेशान हो गए। क्या परेशान हो गए, इन्होंने कहा यार इनने अपनी मतलब कॉस्ट तो बता दी कि 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से ले लेंगे और हमसे 5280 रुपए ले लेंगे, पर ये है कितनी जगह पर ये फेंसिंग कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चले। तो भाई ये कैसे आपको पता चलेगी, इस फील्ड में जो ये फेंसिंग करा रहे हैं, ये फेंसिंग जितने में होगी वो क्या होगा, वो होगा पेरीमीटर या क्या होगा, सरकमफेरेंस। क्या होगा, सरकमफेरेंस। तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है, आपको इसका सरकमफेरेंस पता करना होगा। तो वो कैसे पता होगा, वो देखिए ऐसे पता होगा। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने रेट ऑफ फेंसिंग क्या बताया है, रेट ऑफ फेंसिंग आपको क्या बताया है, 24 रुपीज पर मीटर। यानी अगर आपको 1 मीटर जगह में फेंसिंग करानी है तो ये आपसे
24 रुपए यानी कि 24 रुपीज ले लेंगे। और जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताया है वो क्या है, वो इन्होंने बताया है 5280। ठीक है, तो हम एक बात ये समझ गए, क्या समझ गए, देखो मैं आपको रफ बताती हूँ कि अगर आपको 1 मीटर जगह में फेंसिंग करानी है तो 24 रुपए देने पड़ेंगे। या आप इसको रिवर्स करके पढ़ सकते हैं कि 24 रुपए जब आपने दिए तो आपको 1 मीटर जगह में फेंसिंग करने को मिली। तो जब आप 1 रुपए देंगे तो क्या होगा, 1/24 मीटर जगह में फेंसिंग करने को मिलेगी। तो आपने तो टोटल रुपए दिए हैं 5280, यानी कि आप 1/24 इंटू 5280 इतनी जगह में फेंसिंग करा रहे हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5280 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 2 48, यहाँ पर 12 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा, 8 नीचे आएगा तो ये अगेन 24 2 48, सारा कैंसिल हो गया तो 220 यानी कि 220 मीटर जगह में आपको फेंसिंग करानी है। और ये 220 मीटर जगह क्या है, ये 220 मीटर जगह ही तो पेरीमीटर है। आगे बात समझ में कि नहीं, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ फेंस। तो इस फेंस जो ये इतनी पूरी इन्होंने फेंस लगाई है, ये आपको पता तो होनी चाहिए ना कि कितनी फेंस लगी है। तो ये फेंस हमने एज्यूम कर ली कि x मीटर की फेंस इन्होंने लगाई है। तो ये x कहाँ से आएगा, ये x यही तो है 5280/24 है ना। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपको क्या मिल गया, 220 मीटर मिल गया। अब चाहे आप इसे लेंथ ऑफ फेंस कह लीजिए या आप इसे वही बात कहेंगे कि कितनी जगह में फेंसिंग कराई। मान लो इतनी जगह में फेंसिंग कराई तो इतनी ही तो फेंस लगेगी, है ना। तो ये इतना जो हम लोग कर रहे हैं वो है क्या, वो लेंथ ऑफ फेंस है। ये लेंथ ऑफ फेंस आपको मिली 220 मीटर। तो आप ये समझ गए ना, तो जितनी जगह होगी उतनी ही तो लेंथ की फेंस लगेगी। तो ये जो लेंथ है फेंस की, यही क्या है, यही आपका क्या हो गया, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपको मिल गया 220 मीटर। और ये सरकमफेरेंस को हम लोग मैथमेटिकल टर्म में क्या कहते हैं, मैथमेटिकल टर्म में हम इसको 2πr = 220 मीटर कहेंगे। यानी कि आपकी जो फील्ड थी उसकी पेरीमीटर 220 मीटर थी और 220 मीटर लेंथ की आपको क्या करानी पड़ गई, फेंसिंग करानी पड़ गई। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में आ गई कि हमें पेरीमीटर तो पता चल गया है, सरकमफेरेंस तो पता चल गया है। अब हम यहाँ से और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, रेडियस कैलकुलेट करने से पहले जरा हम लोग एक बार क्वेश्चन पर नजर मार लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो यहाँ तक तो हमने बात कंप्लीट कर ली। अब आगे इन्होंने कहा है द फील्ड इज टू बी प्लफ्ड। अब इस फील्ड में क्या हो गया, घास आस आ गई है ना। तो आपको ये घास आस हटवानी है, ये हटवानी है, तब तो आप यहाँ क्रिकेट खेल पाएंगे। तो इसके लिए प्लफिंग करवानी पड़ेगी। तो जब आप प्लफिंग करवाने जा रहे हैं तो फिर लेबर आए, उन लेबर्स ने क्या कहा कि हम आपसे 0.50 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे लेंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है तो दे देंगे। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जो प्लफिंग हो रही है वो कितने एरिया की हो रही है, तब तो पैसे देंगे आप। तो अब आपको क्या पता करना होगा, अब आपको एरिया पता करना होगा। और एरिया पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको रेडियस पता होनी चाहिए। तो अब वो रेडियस कहाँ से आएगी, वो रेडियस यहां से आएगी। ठीक है, तो देखो इन्होंने पाई की वैल्यू भी 22/7 हमें गिवन दी है ना। इन्होंने कहा है कि आप पाई 22/7 रखिएगा। ठीक है,
इंटू आर इज इक्वल्स टू 220। अब आपको ये पता है ना कि जो ये ऊपर वाले टर्म्स हैं वो इसको डिवाइड कर देंगे। और अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करिए, देखो आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, आपको आर कैलकुलेट करना है तो आर आप यहां पर ही रखिए, और ये जो 220 है इसको भी यहां पर रखिए। जो टर्म्स नीचे लिखे हैं यानी कि 7 का यहां पर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो जब वो इस साइड में आएगा तो क्या कर देगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ठीक है। और ये 200 और ये जो 2 इंटू 22 है, यहां पर क्या हो रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ये टर्म्स ऊपर लिखे हैं तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जो टर्म्स ऊपर लिखे हैं वो नीचे आ जाएंगे, तो ये 2 इंटू 22 हो जाएगा। जो टर्म नीचे लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है, यानी कि जो डिवीजन कर रहा होता है वो मल्टीप्लिकेशन कर देगा इस साइड में जाके, और जो यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवीजन करेंगे। तो अब आपको देखिए 22 से 220 डिवीजन करेंगे तो क्या बचेगा, 22 1 जा 22 है ना, और ये 2 5 जा 10, तो ये आपको दे देगा 7 इंटू 5 35 मीटर। आपको क्या पता चल गई, रेडियस पता चल गई। अब आपको ये रेडियस पता चल गई, अब क्या करानी है, प्लफिंग करवानी है। तो उसके लिए क्या होगा, प्लफिंग का रेट उन्होंने क्या बताया था, रेट ऑफ प्लफिंग वो उन्होंने बताया था 0.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, है ना। यानी कि आपसे ये लोग कितने रुपए ले रहे हैं, इतने रुपए ये आपसे ले रहे हैं। तो अब आपको मैंने क्या बताया था, प्लफिंग कराने के लिए एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ फील्ड कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 35 इंटू 35, तो ये हो गया 7 5 35, 22 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 110 इंटू 35, और इसका जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 11 5 55, 11 3 33, और यहाँ पर 5 कैरी बची थी, तो ये और एक 0, इतनी जगह में आपको प्लफिंग करानी है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया एरिया, ठीक है। अब क्या बताना है, अब इस पूरी जगह में प्लफिंग कराने की कॉस्ट बतानी है। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, अब एक बात देखो, 1 मीटर स्क्वायर पे आप कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 0.50, तो फिर 3850 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च करेंगे, 0.50 इंटू 3850, और ये क्या हो गई, ये कॉस्ट ऑफ प्लफिंग हो गई। तो 3850 इंटू 0.50 रुपीज, ठीक है। ये सिंपली क्या हो जाएगा, जब आप पॉइंट एक 0 क्या करेगा, इस पॉइंट को 1 प्लेस आगे बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा 385 इंटू 5, तो 5 5 25, 5 8 40, 40 इंटू 42, 4 कैरी हो गई, एंड 5 3 15 और 4 कैरी। इतने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे प्लफिंग कराने के लिए, ठीक है। तो मैंने पूरा क्वेश्चन अपने लेवल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली आपको भी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलूंगी, जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चंस लूंगी। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।